नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या तो ऐसे बयान दे रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी ही फजीहत करा रहे हैं। अब संसद में बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की क्लास लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक सांसद ने देश का नाम बदलने की मांग करती है। जी हां, यह भी बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के एक सांसद ने यह कहा है देश का नाम बदला जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बयान की, जब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को घेरने की कोशिश की, उसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की पोल खोली है। एक तरीके से उन्होंने जो कहा है, उन्होंने ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस गीता अनुवाद की आलोचना कर रहे थे वो गीता का अनुवाद था जिसे असम के पहले मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता गोपीनाथ बोरदोलाई ने संकलित किया था। वो किस मुख्यमंत्री को निशाना बना रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से तंज एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे पर कसा है और साथ ही ये बताने की कोशिश की है कि जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक पोस्ट किया था गीता के अनुवाद को लेकर, लेकिन वो डिलीट कर दिया गया था और ये भी बता दिया गया था कि वो गलत ट्रांसलेट किया गया। मगर शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को जो रिसर्च वाली उनकी टीम है उसने ध्यान नहीं दिया। वो जिस मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे थे वो उसी के पहले सीएम गोपीनाथ बोरदोलाई का जो उनके द्वारा ट्रांसलेटेड ट्वीट था वो लिख रहे थे, यानी सीएम गोपीनाथ बोरदोलाई का ही वो ट्वीट था जो कि असम के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था। कल माननीय खड़गे जी ने एक विषय की बात कही, जिस विषय की उन्होंने ट्वीट की बात कही वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया था और यह भी बता दिया गया था कि वो गलत ट्रांसलेशन था, मगर शायद उनको रिसर्च देने वाली टीम ने ध्यान नहीं दिया। वो जिस सीएम के बारे में बता रहे थे वो जानते हैं किसका ट्वीट लिख रहे थे, वो उसी के पहले सीएम गोपीनाथ बोरदोलाई जी के द्वारा ट्रांसलेटेड का वो सीएम वो लिख रहे थे और उसका ट्रांसलेशन गलत हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई वो आप इस सीएम की बात कर रहे थे या उस सीएम की बात कर रहे थे। इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि उस विषय की जानकारी आधी अधूरी होने के कारण यह समस्या आती। मगर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे, आवश्यकता होगी तो मैं जगह का नाम वर्ष तो बता ही देता हूं, 2018 में विधानसभा चुनाव में, और इसका न्यूज भी अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। मोदी जी का नाम लेके हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं ये इनकी जाति क्या है पता है आपको, इनको हिंदू धर्म के बारे में पता है। फिर उमा भारती जी का नाम लेते हैं, फिर हमारे और ओबीसी नेताओं का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं इनको कुछ पता होता है, फिर अपनी जाति का नाम लेते हैं, ये सिर्फ हमको पता होता है। मान्यवर, इस ढंग की बात मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी भाजपा के नेता ने बोल दिया होता तो जैसे वो एक गाना था ना, आरा हिले छपरा हिले, ये दिल्ली मुंबई नहीं लंदन न्यूयॉर्क हिल गया होता, दुनिया के समुद्रों में सुनामी आ गई होती, पर आपने उनको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। यह मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो मौके पर परिस्थिति के अनुसार ये अपना समय बदलते रहते हैं और इसके बाद अगर आवश्यकता हो तो ये चीज जाकर वेरीफाई की जा सकती है। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि यह विचार कांग्रेस पार्टी का आज जो है यह हमेशा से था गीता के अनुवाद को लेकर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इसके जरिए कहीं ना कहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को निशाना बना रहे थे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि दरअसल जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो गया था, जिसकी जानकारी बाकायदा दी गई थी, बावजूद इसके मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसे पोस्ट किया ताकि वो सरकार पर निशाना साध सके, ताकि वो बीजेपी को निशाने पर ले सके। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर से फंसते हुए नजर आए हैं, जिस तरीके से सुधांशु
त्रिवेदी ने अब संसद में, राज्यसभा में इस बयान का जिक्र किया है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो सोशल मीडिया के जरिए, अपने बयानों के जरिए कुछ इस तरीके का कारनामा करते हैं कि अपनी ही फजीहत कराते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि संसद का सत्र चल रहा है और वहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर समर्थन जताते हुए अब बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं सत्यपाल सिंह, उन्होंने लोकसभा में एक बड़ी मांग की है। सत्यपाल सिंह ने यह मांग की है कि देश का नाम बदलकर भारत किया जाना चाहिए। तो सत्यपाल सिंह जो हैं वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में उन्होंने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने संविधान के पहले पैराग्राफ में इंडिया दैट इज भारत का जिक्र करते हुए ये कहा है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल अब पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और देश का नाम भारत है जो कि ज्ञान की शक्ति है और इंडिया को बदल देना चाहिए। अब भारत का ही जिक्र होना चाहिए, भारत ही देश का नाम होना चाहिए। ये बड़ी बात, ये बड़ी मांग उनकी तरफ से की गई है। मैं आपको ये बता दूं कि जो सत्यपाल सिंह हैं वो उत्तर प्रदेश के बागपत से लोकसभा के सांसद हैं और उन्होंने ये कहा है कि देश और दुनिया में सबसे महान भारत है। यहां तक कि देवताओं ने भी कहा है कि हम भाग्यशाली हैं, हम भारत में पैदा हुए, इसलिए देश का नाम बदलकर अब भारत कर देना चाहिए। ये बड़ी मांग उनकी तरफ से की गई है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी मांग कर दी है। हालांकि मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जब इंडी अलायंस बना था और जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों ने ये इंडी अलायंस नाम रखा, उसके बाद ये मांग तेजी के साथ उठी कि इंडिया का बदलकर जो नाम है वो भारत होना चाहिए, भारत को भारत के नाम से ही पहचाना जाना चाहिए, ना कि इंडिया के नाम से। तो ये मांग तब भी उठी थी। अब लोकसभा में सत्यपाल सिंह जो कि बागपत से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने ये मांग रख दी है कि भारत ही नाम होना चाहिए, इंडिया नाम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अब उनकी इस मांग पर कितना गौर किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संसद का ये सत्र जो है लगातार देखने को मिल रहा है कि हंगामा इस पे भी हो रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है। लेकिन वहीं पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना भाषण जो है वो लोकसभा में दिया है, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया और इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने परिवारवाद से लेकर कई मुद्दों का जिक्र किया और अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने बार बार लॉन्च होने वाला प्रोडक्ट बता दिया राहुल गांधी को और ये साफ तौर पर कहा कि इसलिए कांग्रेस पार्टी तरक्की नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने बार बार एक ही प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इस तरीके से पीएम मोदी ने भी जमकर हमला विपक्ष पर बोला और ये भी कहा कि हमने जो 10 साल में कर दिया वो कांग्रेस पार्टी को 100 साल लगते वो कार्य करने में। तो इस तरीके से ये सत्र चल रहा है और 9 फरवरी को ये सत्र खत्म हो जाएगा। कह सकते हैं कार्यकाल का पीएम मोदी का ये आखिरी भाषण था और जाहिर तौर पर उन्होंने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, तो ऐसे में ये सत्र भी अहम है। इसमें जितने भी बिल पास होंगे, जितने भी बिल पेश होंगे, वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में चुनावों में एक अहम भूमिका निभाएंगे। और अब तक हमने ये देखा है कि जो सत्र चला है उसमें चाहे फिर वो वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग हो, फिर चाहे अब भारत का नाम जो है वो भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं, भारत को भारत के नाम से पहचाना जाना चाहिए, इंडिया के नाम से नहीं, ये मांग अब सत्यपाल सिंह ने की है जो कि बीजेपी के सांसद हैं। और वहीं पर जो पेपर लीक बिल है वो पेश किया गया है। तो इस
तरीके से लगातार ये सत्र चल रहा है और कहीं ना कहीं ये सत्र काफी अहम भी है एक तरीके से अगर देखा जाए, चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और चुनाव से ठीक पहले इस सत्र में पीएम मोदी का ये भाषण और कहीं ना कहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं तमाम रैलियों के जरिए, तमाम बयानों के जरिए, तमाम सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का खास तौर पर पर्दाफाश किया है, यह जाहिर तौर पर जरूरी है, क्योंकि इस तरीके का झूठ फैलाकर जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश, बीजेपी को घेरने की कोशिश मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यह बताने के बजाय कि जो वो पोस्ट कर रहे हैं वो उनकी ही पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था, गोपीनाथ बोरोदोलाई की तरफ से, और उसी ट्वीट को दरअसल एक तरीके से कोट करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने भी लिखा था, लेकिन उन्होंने माफी भी इस पर मांगी थी और यह कहा था कि हाँ, ट्रांसलेशन में गलती हुई है, तो उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन बावजूद इसके अगर मल्लिकार्जुन खड़गे वही पोस्ट करके सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री असम के उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं, तो इससे उनकी मंशा साफ तौर पर समझ में आती है कि किस तरीके से झूठ फैलाकर जनता को बरगलाकर कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को लेकर जो कि जनता को कहीं ना कहीं डायरेक्ट हिट करे, ऐसे मुद्दों पर झूठ फैलाकर इस तरीके से बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश खड़गे की तरफ से की गई। लेकिन ये देखने को मिला कि किस तरीके से जो सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के बेबाक प्रवक्ता वो जाने जाते हैं, और उनकी तरफ से राज्यसभा में जवाब देते हुए न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे को बल्कि कहीं ना कहीं पोल खोली गई मल्लिकार्जुन खड़गे की कि किस तरीके से कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। खड़गे जी ने कल एक विषय कहा था कि साइंटिफिक होने की बात करनी चाहिए। जब हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है ना, उसमें एक बड़ा साइंटिफिक एंगल आया है। वो क्या है कि रामनवमी के दिन उनके मस्तक के ऊपर सूर्य तिलक होगा। अब इसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, जो प्लैनेटरी पोजीशन थी कि अर्थ का जो एंगल होगा सूर्य के साथ उस पर्टिकुलर दिन कैसे होगा, तो इसमें 3 इंस्टीट्यूट ने काम किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने, जिसने उस पूरे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को सटीक ढंग से किया है। दूसरा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जिसने कि उसकी व्यवस्था बनाने का काम किया। और तीसरी एक प्राइवेट कंपनी है जिसने वो कॉन्वेक्स लेंसेस के थ्रू कैसे वो अंदर आएगा और ठीक उसी बिंदु के ऊपर उस दिन केंद्रित होगा, ये व्यवस्था की है। मगर मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, आज तो एस्ट्रोफिजिक्स का इंस्टीट्यूट है, आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मगर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी था। यही तो अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में वेद नारायण मंदिर है, उसमें भगवान के चरणों के ऊपर पड़ती हैं। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है महाराष्ट्र में, उसमें 3 दिन के लिए इक्विनॉक्सेस आते हैं तो देवी के मस्तक से लेकर चरणों तक चले जाते हैं। कर्नाटक के श्रृंगेरी में जो मंदिर है उसमें 12 महीनों में अलग अलग सूर्य की गति पड़ती है। पूछिए साहब, अगर विज्ञान नहीं था तो उस जमाने में इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे हुआ जो आज इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स के बाद होने की बात आई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसके लिए हमें इस विचार पे धर्म और संस्कृति के साथ इस विज्ञान पर भी गर्व करना चाहिए। वैसे मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इसमें विज्ञान का एक और गहरा, आप सबको ध्यान हो कि उसमें 84 सेकंड का मुहूर्त था, पर वो शुरू कहां से होता है? अगर आपने कभी भी उसको सुना हो लोग को, तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे। द्वितीय परार्ध ब्रह्मा की आयु मतलब 155 ट्रिलियन ईयर्स। वैसे बिग बैंग थ्योरी कहती है कि 14 बिलियन ईयर पहले दुनिया बनी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो नई फाइंडिंग की है उसमें बहुत सी गैलेक्सीज ऐसी आई हैं जो 14 बिलियन से आगे की आ रही हैं। तो नाउ दैट थ्योरी हैज बिकम डिबेटेबल। फिर वहां से आते हैं श्वेत वारा कल्पयानी 1.97 बिलियन ईयर्स। फिर आते हैं वैवस्वत मनवंतरे, फिर आते हैं कलयुग यानी 5125 ईयर्स। फिर आते हैं विक्रम संवत में 2081 साल। फिर आते हैं वर्ष में, वर्ष के भाग में, उत्तरायण सूर्य में, फिर आते हैं महीने में, और उसके बाद
वार नक्षत्र होते हुए 84 सेकंड तक। मैं कहना चाहता हूं ये भारत की सनातन यात्रा है जो 155 ट्रिलियन ईयर से लेकर सटीक कैलकुलेशन 84 सेकंड तक का करती है। मुझे लगता है दुनिया में कोई धर्म संस्कृति ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार का करने की क्षमता रखती हो, वो सिर्फ हमारे यहाँ। मगर उसके बाद भी माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कुछ लोगों को, और इस बारे में दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन, जिसने फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट वॉयेजर जो सोलर सिस्टम के बाहर गया है उसका जो मैसेज है कंपोज किया है, उसने लिखा है, उसका वीडियो कोई जाके चेक कर सकता है। नाउ ओनली द एंशिएंट कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन, कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। मगर एक बात मैं यहां पे राजनीतिक भी कहना चाहता हूं। मान्यवर बहुत से लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है, मगर मैं कहना चाहूंगा उन सारे लोगों को देख लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है इसका मुहूर्त कैसा था, जरा इस पे विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जहां से चले हैं, पहले वो चले असम से तो देवड़ा साहब मुंबई में अलग हो गए, वो बंगाल की तरफ उठे तो ममता दीदी ने अलग स्टैंड ले लिया, उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने अलग स्टैंड ले लिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो गई, बिहार पहुंचे तो गठबंधन ही पलट गया, आज वो रांची में है। साहब सरकार तो बच गई पर वहां भी मुख्यमंत्री चला गया। तो जरा विचार करना चाहिए उन लोगों को कि उन्होंने ये कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया है। परंतु उसके उपरांत जिस ढंग से इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, तो उसके लिए जो हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा, आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, और शिजरा बिखरने को है इस मोहब्बत की दुकान का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। और ये भी एक संयोग देखिए कि कल माननीय खड़गे जी के मुंह से निकल गया था 400 पार, और शाम को दीदी ने कह दिया कांग्रेस को तो 40 की दरकार। मतलब आप ये सोचिए कि यहां पे विषय आया 400 पार, वहां आया 40 की दरकार, और गठबंधन में मची हुई है ऐसी मारामार कि प्लीज प्रमोद जी, प्रमोद जी आज गठबंधन के अंदर जिस प्रकार की मारामार है, तो मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन के लोगों के दिल में तो ये विचार आ रहा होगा, आपको मौका आएगा बोलिएगा प्लीज, कि ये रश के जन्नत मुझे कोई आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आपको मौका आएगा तो आप बोलिएगा। अच्छा चलिए, ममता दीदी ने तो कहा ना 40 की दरकार, इसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है कि 40 भी नहीं मिलेंगी। तो महोदय मैं कहना चाहता हूं, आज जिस ढंग की गठबंधन में मारामार हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद वो गठबंधन के सदस्य लोग कह रहे होंगे कि ये रश के जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था है मेरे परवरदिगार।